नमस्कार, मैं हूं तन्वी और अपने तमाम दर्शकों का करती हूं दिल से स्वागत आपके खुद के ही कार्यक्रम रियल बाजार में। दोस्तों, रियल बाजार एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको जानकारी देता है जमीन, घर या फ्लैट से संबंधित उन तमाम मामलों की, ताकि आप जब भी खरीदारी करने जाएं इन चीजों की, आपको कभी भी घाटे का सौदा ना करना पड़े। आज की कड़ी में हम आपको बताएंगे पटना में रियल बाजार की प्रॉपर्टी के रेट के बारे में और साथ ही साथ उन तमाम चीज़ों की पड़ताल करेंगे जिससे मकान, फ्लैट या ज़मीन का सपना लोगों की आंखों से दूर होता जा रहा है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पटना में रियल एस्टेट के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी निवेश करना कितना फ़ायदेमंद है और क्या लोग इसमें अपनी सफलता दर्ज करा रहे हैं। साथ ही साथ उन तमाम बातों को खंगालने की कोशिश करेंगे जिससे प्रॉपर्टी के रेट में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। पटना सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि राजनीतिक व सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। पटना का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन वर्तमान में पटना का रूप बदल चुका है। संकरी सड़कें, बेतरतीब तरीके से बने मकान, अतिक्रमण और सिमटे शहर के रूप में इसकी पहचान बनती जा रही है। शहर के रूप में आपको हर सोशल एस्पेक्ट से 100% आइडियल है, फंक्शनलिटी के लिए आइडियल है, लेकिन रेदर देन ऑल दोज थिंग्स आइडियल नहीं है। रहना है, सोसाइटी है, घर है, अफेक्शन है, हमारा स्टेट टाउन कैपिटल है तो हम रहेंगे, कंपल्शन कह लीजिए। अदरवाइज फैसिलिटी के अकॉर्डिंग अब आपको रोना आता है जब दिन में निकलना है 12 बजे, हमको जाना है ब्लैकमंगला रोड, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप जा नहीं सकते, यू हैव टू क्राई योरसेल्फ। ये दिक्कत है। पटना जहां बिहार की राजधानी है, वहीं दूसरी तरफ बिहार का ऐसा इकलौता शहर भी है जहां एक स्तर तक आधारभूत संरचनाएं हैं और यही कारण है पटना के पीछे के आकर्षण का। सभी बिहार वासियों की चाहत होती है कि पटना में उनका घर हो, लेकिन पटना है कि बढ़ता ही नहीं। पटना जो है प्राचीनतम शहर में से है पूरे हिंदुस्तान का। अगर हिस्ट्री को देखा जाए, इतिहास को देखा जाए, तो पुराने शहरों में पटना हुआ, बनारस हुआ, विजयनगर है दक्षिण भारत का शहर, फिर मदुरई है। ये कुछ खास शहर हैं जो कि पिछले 2,500-3 हज़ार साल से अस्तित्व में है और रह भी रहे हैं वहाँ पे लोग। और जितने भी ये सब शहर हैं, बोलते हैं ना कि रिवर बेस्ड सिविलाइजेशन पे बसे हुए हैं, मतलब नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो इन शहर का जो भौगोलिक स्थिति है, अगर उस पे नज़र डालें, खासकर पटना के बारे में, तो ये पटना 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। उत्तर में आपका गंगा है, दक्षिण में पुनपुन छोटी नदी है, लोकल नदी है, और पश्चिम में आपका सोन नदी है। तो भौगोलिक स्थिति पे देखा जाए तो ये पूरे इंडो गैंजेटिक जिसको बोलते हैं, गंगा का मैदानी क्षेत्र, उस पे बसा हुआ शहर है। और शहर बसने की अगर प्रोसेस अगर हम देखें तो जो ऊंचे इलाके रहते थे, खासकर मैदानी क्षेत्र में जहाँ पे बाढ़ की स्थिति काफ़ी विकट होती है बरसात के दिनों में, तो जितने भी ऊंचे इलाके रहते थे वहाँ पे शहर बसा गया। उसके बाद शहर बढ़ता गया, जनसंख्या बढ़ती गई, गांव में वो सुविधा और गांव की जो ज़मीन थी उस बढ़ती हुई आबादी को उतना सरवाइव नहीं करा पाए थे, तो शहर की तरफ लोगों का पलायन हुआ। पटना की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि इसका फैलाव एक तरफ ही है। पटना 3 ओर से नदियों से घिरा है। उत्तर में गंगा, दक्षिण में पुनपुन और पश्चिम में सोन, यानी सिर्फ पूरब में ही पटना का फैलाव संभव है। रेट इन्हांस होने का जहाँ तक मसला है और लोगों के बचने का जो मसला है, तो हमारा जो पटना है, बड़ा पटना जो है, वह पटना अकाउंटेबल होता है फतुहा से लेकर और बिहटा में जाके इंड कर जाता है। ठीक है, इधर का जो बढ़ने का हमारा जो इसका पटना का है, पुनपुन नदी है, रेलवे लाइन है, इधर गंगा है। ठीक है, तो यही लंबाई इसको ये करना है। उधर जब पूरा फिलअप हो गया तो जाहिर सी बात है कि कोई चुनने की बात नहीं है, घसकेंगे ही लोग। ठीक है, तो ये जो शहर से जुड़ा हुआ पक्ष था, अपार्टमेंट वाले, इधर आप इधर छत पर आप 6 तल्ला है, आप इस पर आप चढ़िए,
तो देखिएगा तो जितना पेड़ बेली रोड पर था, प्रकृति मन इकोलॉजिकल इम्बैलेंसिंग का पूरा मोड तैयार हुआ है। इमारतें खड़ी हुई हैं और मनुष्य को प्राणी जगत में पेड़ पौधे वनस्पति का जो पार्ट है वह विलुप्त हुआ है। उसको मनुष्य उसको छेड़छाड़ करके काट कूट के अपने पसर गया है, प्रकृति को नकार रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसिंग का खतरा है। ठीक है, ये ज़मीन एग्रीकल्चरल लैंड था, पूरा धन खेती था, खूब धान होता था, ज़बरदस्त। ठीक है, इसमें ज़मीन किसानों की ज़मीन थी और कुछ मठ उठ वालों की भी ज़मीन थी। ठीक है, मठ में लोग दान दे देते थे ना, मंदिर को लोग दान दे, वैसी भी ज़मीन का ये चंक है। इसमें कुछ चंक है, 8 बीघा हो, 10 बीघा हो, 20 बीघा हो, जहाँ तहाँ है सब, लेकिन खेतिहर ज़मीन था। उस खेतिहर ज़मीन को विकास के हिसाब से जब वो बासकित का आधार बनने लगा, जब उधर लोग अब नहीं रह सकते हैं तो बसने के लिए तो आदमी ज़मीन की तरफ जाएगा, तो जब आएगा तो धीरे धीरे इसका मूल्य एग्रीकल्चरल लैंड से बढ़कर होने लगा। और आज की वैल्यू में 2 साल के अंतर्गत इस क्षेत्र में हम समझते हैं कि अगर आपको 30-40 लाख रुपए भी ज़मीन इकट्ठा न मिलेगा। पटना का फैलाव जितना होना चाहिए था नहीं हो पाया। जहां इसके पीछे स्वाभाविक कारण है, वहीं कुछ वजहें ऐसी थीं जिसने पटना को एक मॉडल सिटी के रूप में उभरने का मौका नहीं दिया। जमीन के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, जिसकी कल्पना किसी ने भी कभी नहीं की होगी। दोस्तों, अभी अभी आपने जाना उन कारणों को जिसने पटना के प्रॉपर्टी बाजार में आग लगा दी है। जी हाँ, प्रॉपर्टी के रेट में इस प्रकार से इजाफा हुआ है कि मानो आम आदमी की आंखों से दूर होते जा रहा है उनके ज़मीन, फ्लैट या फिर घर का सपना। और यही कारण है कि वैसे बड़े निवेशक जो पहले पटना में ज़मीन में निवेश करने की बात सोचते थे, अब वो भी पटना से बाहर निवेश करने की योजना बनाने लगे हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई? क्यों इस प्रकार का संकट लोगों के सामने आ गया? जानेंगे इन सभी बातों को, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रियल बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत रियल बाजार में। दोस्तों, घर हर एक व्यक्ति का सपना जो उसकी आंखों में गहराई से बसता है और हर व्यक्ति चाहता है जल्द से जल्द वो हकीकत की धरातल पर उतरे। हम चाहे जैसे भी रह ले, जैसे भी खा पी ले, लेकिन घर एक ऐसी अदद ज़रूरत है जिसे हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन अब यही घर का सपना लोगों की आंखों से छिनता जा रहा है। लोग इससे अपने आप को कोसों दूर महसूस करने लगे हैं और कारण है कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि। आखिर क्यों इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है? आइए तलाशते हैं इसी तरह के तमाम सवालों के जवाब। शुरुआत से ही पटना में घर बनवाना या फ्लैट खरीदने की ललक बिहार वासियों में रही है और इस कारण अन्य बिहार के शहरों की अपेक्षा यहाँ जमीन और फ्लैट्स की कीमतें अधिक रही हैं। लेकिन विगत 7 सालों में जिस प्रकार से जमीन की कीमतें बढ़ी या फ्लैट बिके, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वृद्धि इतनी कि लोगों ने घर के अलावा पटना की जमीन पर निवेश करना अपना एक व्यवसाय सा बना लिया था। 2 साल से ज़मीन का दाम बढ़ा नहीं। ये ज़मीन अगर आज जो मैं कह रहा हूँ अंदाज से, चूँकि इस पेशा के हम हैं नहीं, तो हम लोगों को जो इसमें अपार्टमेंट में ज़मीन का जो हिस्सेदारी होता है ना, 350 स्क्वायर फीट, 250 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट जो है, कारपेट एरिया, उसको छोड़कर ज़मीन में भी लैंड शेयर एक होता है, वो बहुत कम है। ठीक है, उसके हिसाब से अगर मानिए तो अगर हम लोग को ख़रीदने में 34, 34.5, 35 लाख और लोगों का जो रेट हुआ, ठीक है, उसके हिसाब से लगा होगा। तो इस मकान, इस ज़मीन जिनकी होगी 8 कट्ठा हो, 10 कट्ठा हो, उसका रिटर्न कितना मिल गया? 50% उनको मिल गया। ठीक है ना, कुल मिलाकर इसमें 28 फ्लैट है, 14 फ्लैट के मालिक को हो गए। तो अब समझ लीजिए कि इसका कितना मूल्यांकन हो गया। पैसा तो लगाया होगा वो डेवलपर, आधे में डेवलपर अपना मैनेज किया। अब इस समझ लीजिए कि 10 कट्ठे के प्लॉट का उस आदमी को कितना कीमत मिल गया। यह भी लोगों में जो इंडिविजुअल लेवल पर बस रहे हैं उनको परेशानी का सबब तैयार किया, क्योंकि लैंड को तो अब लोग देखने लगा इस रूप से कि इतना महंगा हो गया, इस रूप से व्याख्या करने लगा लैंड ओनर। प्रॉपर्टी विशेषज्ञों के मुताबिक जमीन में 2002 के बाद इतनी वृद्धि हुई कि इसने जमीन को आम आदमी से दूर कर दिया।
पटना शहर की बात की जाए तो कहीं भी 30 लाख से कम की जमीन ही नहीं मिलेगी। पटना, दानापुर या खगौल तक 50 लाख या उससे ऊपर की जमीन बिक रही है। देखिए 10 साल पहले तो रेट यहाँ माथा 80,000 90,000 रुपये करता था। आज कहिए तो इस माने कि 100 गुना भी हो गया है ना। आज सगुना मोड़ पर कहिए कि करोड़ रुपये ज़मीन भी है, 80,000 रुपये लाख रुपये कट्ठा ज़मीन है, तो जोड़ लीजिए कितना बढ़ोतरी हुआ। पटना मेन की बात की जाए तो यहाँ जमीन बची ही नहीं। यदि कोई जमीन बिक भी रही है तो वो भी करोड़ में। प्रॉपर्टी के इस ट्रेंड से आम तो आम, खास भी परेशान है। रहा सहा कसर नए बिल्डिंग बायलॉज ने पूरा कर दिया। 3.5 कट्ठे की जमीन पर बेसमेंट नहीं और पार्किंग के लिए 30% एरिया छोड़ना अनिवार्य जैसे प्रावधानों ने जमीन की कीमतों को और भी बढ़ा दिया है। दूसरा एक मुख्य इसमें बड़ी कमी है, वो ये है कि बेसमेंट बनाने की इजाज़त ये 500 स्क्वायर मीटर से कम के प्लॉट पे नहीं देना है। 500 स्क्वायर मीटर का मतलब हो गया करीब करीब 3.5 कट्ठा। अब कई ऐसी सड़कें हैं जो मुख्य सड़क जहाँ की ज़मीन की कीमत 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए कट्ठा है, जैसे फ्रेजर रोड, डाक बंगला रोड जैसी जो सड़क है, तो वहाँ पर छोटे छोटे प्लॉट हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें बन सकती हैं। लेकिन इस नियम के वजह से कभी भी ग्राउंड फ्लोर पे दुकान नहीं बन पाएगी, क्योंकि बेसमेंट अलाउ करेंगे नहीं। पार्किंग 30% देना है कमर्शियल में, तो वो किसी भी हालत में हमको ग्राउंड फ्लोर पर ही पार्किंग देना पड़ेगा। मतलब वो कभी भी दुकान ग्राउंड फ्लोर पे नहीं बन सकती अगर वो प्लॉट 3.5 कट्ठा से कम का है। पटना के रियल बाजार में हुई अपार वृद्धि की वजह जहां जमीन की कमी थी, वहीं दूसरी ओर बिल्डर्स का राजधानी की ओर रुख। 2007 के बाद जैसे नई सरकार आई, प्रॉपर्टी में निवेश बढ़े, लोगों में नई उम्मीदें करवटें लेने लगीं और लोग राजधानी पटना की ओर रुख करने लगे और परिणाम जमीन की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि। 2005 तक 2.5 लाख रुपए था। 2005 के बाद में जब नीतीश सरकार हुआ, विधि व्यवस्था ठीक हुआ, उसके बाद यहाँ ज़मीन का रेट, सबसे ज़्यादा ज़मीन का ही रेट बढ़ा है। इसलिए किसान का चावल हम 84 में गेहूँ 81 में गेहूँ 4 रुपये किलो बेचे थे, जो कि आज 2010 में गेहूं का कीमत 10 रुपये किलो है। बोलिए 84, 81 और 2010 में किसान का कितना वैल्यू, गेहूं का कीमत कम हुआ और ज़मीन का कितना वैल्यू ज़्यादा हुआ, जो कि आज 40 लाख रुपया 50 लाख रुपया आज ज़मीन का ही कीमत है, खाली ये थी बिल्डर के चलते। बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना दे रहा है, थोड़े ज़मीन 3 कट्ठा 4 कट्ठा, और 3.5 कट्ठा में देखिए बगल में जो बना हुआ है वो 3.5 कट्ठा में 6 मंजिला। दोस्तों, अभी अभी आपने देखा कि किस प्रकार मकान और ज़मीनों की कीमतों में होती अप्रत्याशित वृद्धि से एक आम आदमी का सपना, जो घर का सपना होता है, उसकी आंखों से दूर होता जा रहा है। लेकिन क्या स्थिति हमेशा ऐसे ही रहेगी? क्या इसमें किसी भी प्रकार की परिवर्तन या बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है? क्या एक आम आदमी के लिए उसकी आंखों में बसने वाला सपना सपना ही रह जाएगा? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब, कोशिश करेंगे उन सभी कारणों को ढूंढने की जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत रियल बाजार में। और आज हम बातें कर रहे हैं प्रॉपर्टी में निवेश की, साथ ही साथ हम ये भी जान रहे हैं कि क्यों आखिर मकान, ज़मीन या फिर फ्लैट की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। उन सभी सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे बीच इन 2-3 सालों में हमने ये भी गौर किया है कि कीमतों में एक स्थिरता आई है। जो कीमतें अप्रत्याशित तौर पर लगातार बढ़ती जा रही थी, उसमें एक ठहराव आया है। और ये ठहराव उन सभी लोगों के लिए खुशी का कारक हो सकता है जो अपने घर बनवाने का सपना या फिर ज़मीन या फ्लैट खरीदने का सपना देख रहे हैं। आखिर क्या है बदलाव की कहानी? आइए हम दिखाते हैं आपको।
2012 में बिल्डिंग बायलॉज 2007 पर रोक और बहुत सारे अपार्टमेंट एवं बिल्डिंग को माननीय न्यायालय द्वारा अवैध करार के बाद प्रॉपर्टी के बाजार में थोड़ी कमी आई है। विगत 2-3 सालों के अंदर या तो जमीन के दाम घटे हैं या जस के तस बने हुए हैं। तो ज़मीन का जैसे ये रेट है, ये हमको लगता है कि यह एक अपने ऑप्टिमम को पकड़ लिया है, क्योंकि लोगों को पैसा भी तो चाहिए। अवमूल्यित हुआ है रुपया ज़रूर, लेकिन इसका भी तो इंटरनेशनल एक रिलेशन है, उसके हिसाब से ही नहीं ग्रोथ हो सकता है। तो वह भी एक लेवल सेचुरेट कर गया है, जिससे अब बढ़ने का कोई हमको नहीं लगता है कि है। 2-3 साल में जरूर प्रॉपर्टी बाजार में मंदी आई हो, बावजूद इसके आज आम व्यक्ति जमीन फ्लैट से महरूम हो चुका है। एक सैलरी क्लास पब्लिक के लिए घर आशियाने का सपना ही रह जाएगा। 2012-13 के बाद में कुछ कीड़ा 2011 से लेकर के और 12-13 तक वो तो हाई था, लेकिन अब थोड़ा सा डाउन हुआ। कारण बिक्री, मार्केट में बिक्री नहीं है, रेट इतना बढ़ गया है, मार्केट में बिक्री नहीं है। ज़मीन तो वो अब समझिए कि 3rd ग्रेड तक 1 कट्ठा ज़मीन नहीं खरीदा रहा। 1 कट्ठा ज़मीन खरीदना चाहेगा, उसे मकान बनाने के लिए नहीं खरीदना पड़ेगा। 3rd ग्रेड तक अब जिसको ऊपरी आय है उसके लिए तो कोई, जिसका मासिक वेतन जो है 50,000 तक, उससे ज़मीन नहीं खरीदाएगा। आज की तारीख में पटना की बहुत सारी बिक्री योग्य जमीन ऐसे ही पड़ी हैं। नए फ्लैट्स बनकर तैयार हैं, लेकिन खरीदार नहीं है, क्योंकि दाम आम लोगों के बजट से कहीं ज्यादा है। 2 साल से इधर से थोड़ा धीमा हो गया। क्या धीमा हुआ? मैंने कि अब हर बस की बात नहीं है। आप मान लीजिए कि आप सर्विस करते हैं ईमानदारी से, रिटायर करते हैं तो आपको 25 लाख रुपया मिलता है। तो यहाँ कहीं भी जाइएगा अंतर एरिया में तो 25 लाख रुपये कट्ठा मिलेगा। तो ज़मीन तो ले लीजिएगा, मकान कहाँ से बनाइएगा? तो अब लोग आ गए हैं 10 धुर पर, 5 धुर पर, खोज रहे हैं 10 धुर ज़मीन हो जाए, मकान बना ले, है ना। वो थोड़ा सा रुक गया। अब आदमी, सब आदमी की बस की बात नहीं है, मिडिल परिवार के तो बस की बातें नहीं है। अगर बिहार के प्रॉपर्टी बाजार के इस ट्रेंड पर ध्यान दिया जाए तो ये स्थिति भयावह है। आम आदमी के घर की जरूरतों को पूरा करने में पटना असमर्थ लग रहा है। ऐसी स्थिति से निजात पाने के लिए कई उपाय हैं, जिसमें खास है पटना के अलावा और भी शहरों का विकास आधारभूत संरचनाओं के साथ किया जाए, ताकि पटना में जनसंख्या का दबाव कम हो। पटना को सिर्फ ना देखा जाए बल्कि पूरे बिहार को देखा जाए। मैं 14 साल सर यूपी में रहा हूँ। लगभग 50 ऐसे वहाँ डिस्ट्रिक्ट टाउन हैं जो अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल है, ठीक है। उनकी डिपेंडेंसी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट पे नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कानपुर, बनारस, लखनऊ, दे आर जस्ट मेकिंग अ ट्रायंगल। बनारस के लड़के या बच्चे या फैमिली वाले लखनऊ नहीं भेजते हैं, लखनऊ के बच्चे कानपुर नहीं भेजते हैं। एग्जैक्टली लाइक फैज़ाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, दे ऑल आर सेल्फ सस्टेनेबल, नॉट ओनली फॉर एजुकेशन, बस बल्कि उनका बिजनेस का भी ऐसा सेटअप है कि एवरी सिटी इज़ फेमस फॉर अ पार्टिकुलर थिंग। जब हमारे बच्चों को एजुकेशन मिलेगा, ठीक है, तो हम अपनी जगह, हम अपना डिस्ट्रिक्ट, हम अपना नेटिव प्लेस हम छोड़ के किसी दूसरे शहर पे हम डिपेंडेंट क्यों होंगे? तो अभी जो हम लोग जो हंगामा पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा मास्टर प्लान और सिर्फ पटना, ओनली पटना क्यों? जो बड़े बड़े जो शहर हैं, जब तक कि चीज़ों को आप डिसेंट्रलाइज नहीं कीजिएगा, पटना का बोझ कभी भी ख़त्म होने की नहीं है। छोटे जो शहर हैं उन पे किसी का फोकस नहीं है, पॉपुलेशन बहुत है, कोई फोकस नहीं, कोई डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। इफ़ यू वांट टू मूव टू भागलपुर, यू विल टेक मिनिमम 6 आवर्स ऑन बाई रोड। हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन अगर आप ग्रेटर नोएडा से
कनाट सर्कस आना हो दिल्ली, कनाट प्लेस, यू विल टेक ओनली 1 आवर। लोग उतना लगभग मोर देन 100 किलोमीटर्स सुबह में आते हैं, शाम में करके अपने घर पे आराम से चारपाई पे जाके सोते हैं। पटना का रियल बाजार मंदी के दौर से गुजर रहा है। आज कीमतों में जो एक अप्रत्याशित दर से बढ़ रही थी उसमें ठहराव तो आया है, लेकिन बाजार में ना निवेशक है ना खरीदार, और प्रॉपर्टी के लिहाज से ये बहुत ही खतरनाक स्थिति मानी जाती है। हमारी तो बस यही कामना है कि प्रॉपर्टी एक सामान्य दर पर आ जाए, ताकि वो लोग जो इसमें खरीदारी की योजना बना रहे हैं जल्द से जल्द खरीदारी कर सके और अपने सपनों के घर में अपने रहने का सपना साकार कर सके। दोस्तों, घड़ी की सुइयां इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि हमारा आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है, लेकिन चलते चलते अपने तमाम दर्शकों से हम ये कहना चाहेंगे, हमारे कार्यक्रम की बेहतरी के लिए अगर आपके दिमाग में कोई सवाल, कोई सुझाव या फिर कोई सजेशन है तो आप हमें निसंदेह ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए फटाफट उठाएं कागज और कलम और नोट करें हमारा ईमेल आईडी। हमारा ईमेल आईडी है realbazaar.etv@gmail.com। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कड़ी में कुछ और खास बातों, कुछ और नई जानकारियों के साथ, जो आपको प्रॉपर्टी बाजार की नजदीकियों से और भी वाबस्ता कराएंगे। तब तक के लिए मैं तन्वी अपनी पूरी रियल बाजार की टीम की तरफ से आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।